हेलो 11th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चों का ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी सेकेंड बुक जो है आपकी भारत का भौतिक पर्यावरण है ना, इस बुक से लेसन थर्ड यानी तीसरा अध्याय हम लोगों ने शुरू किया था और लेसन का नाम था आपका अपवाह तंत्र। ठीक है, तो अपवाह तंत्र के हम लोगों ने पहला भाग पढ़ लिया था, जिसमें उन्होंने अपवाह तंत्र क्या है और बहुत सारी और विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। साथ ही जो अपवाह तंत्र का जो प्रारूप है ना, तो उस प्रारूप या प्रतिरूप के बारे में भी हम लोगों ने पिछले भाग में पढ़ा था। तो आज हम लोग अपवाह तंत्र का सेकेंड भाग पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे। और आज हम लोग अब भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, भारत का अपवाह तंत्र जो है, जिसमें बहुत सारी छोटी बड़ी नदियों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है ना। तो भारत का जो अपवाह तंत्र है वो दो भागों में हम उसको बांट सकते हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो आज हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हिमालयी अपवाह तंत्र काफ़ी लेंदी है, तो इसलिए आज केवल हम लोग पहला ही तंत्र पढ़ेंगे, हिमालयी अपवाह तंत्र। तो हिमालयी अपवाह तंत्र जो है वो बच्चों हिमालय क्षेत्र से, इसमें अनेक नदियां जो हैं वो निकल कर है ना, जो हमारा उत्तर का जो विशाल मैदान है उसकी ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसमें ज़्यादातर नदियां जो हैं उनका वो कहाँ से निकली हैं, हिमालय से निकली हैं ना। इसलिए इस तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदियां हैं वो? तो 3 बड़ी प्रमुख नदियां हैं जो हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। एक तो है आपकी सिंधु, दूसरी है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। और इन तीनों की सहायक नदियां जो हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अगर हम इन नदियों की खासियत विशेषता देखें तो ये सभी नदियां जो हैं 12मासी हैं। 12मासी मतलब 12 महीने ये जल से भरी रहती हैं। क्यों भरी रहती हैं? क्योंकि ये हिमालय के हिम नदों से और वर्षा दोनों से ही क्या करती हैं बच्चों, जल ग्रहण करती हैं ना। इसलिए ये 12 महीने जल से भरी रहती हैं। ये नदियां जो हैं बच्चों हिमालय क्षेत्र में से आती हैं, इसलिए हिमालय क्षेत्र में इनकी गति जो है वो बहुत ही क्या होती है, तीव्र होती है। तीव्र गति से ये हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। और इस समय ये गहरे जो महाखंड होते हैं, जिनको हम गॉर्ज बोलते हैं, और वो उनका निर्माण करती हैं। साथ ही वी आकार की घाटियाँ और जलप्रपात का क्या करती हैं, इस भाग में निर्माण करती हैं। अब चलते हैं हिमालय जो अपवाह तंत्र है या हिमालय पर्वतीय जो अपवाह तंत्र है, इसका विकास हम पढ़ेंगे, कैसे इसका विकास हुआ है। तो हिमालयी जो पर्वतीय नदियां हैं उनके विकास के बारे में मतभेद है ना। यद्यपि भूवैज्ञानिक जो हैं वो ये मानते हैं कि जो मायोसीन कल्प है, यानी मायोसीन जो पीरियड है, जो लगभग 2.4 करोड़ से लेकर 50 लाख वर्ष पहले का समय है। इस समय एक विशाल नदी पाई जाती थी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था, है ना। हिमालय ये शिवालिक या इंडो ब्रह्मा नदी जो थी वो हिमालय के अनुदैर्ध्य है ना, असम से लेकर पंजाब तक बहती थी। ठीक, और अंत में पंजाब के निचले भाग में है ना, सिंध की खाड़ी में ये अपना जल क्या करती थी, विसर्जित करती थी। यानी अपना जल सिंध की खाड़ी में, सिंध की खाड़ी जिसको हम आज बंगाल की अरब सागर के नाम से भी, तो उसमें ये अपना जल क्या करती थी, विसर्जित करती जाती। ऐसा माना जाता है बच्चों कि बाद में
है ना, ये जो इंडो ब्रह्मा नदी थी, ये 3 मुख्य अपवाह तंत्रों में क्या हो गई, बंट गई। यानी यही नदी जो थी, यानी इंडो ब्रह्मा नदी, ये बाद में 3 अपवाह तंत्रों में क्या हो गई, बंट गई। ये 3 अपवाह तंत्र कौन से थे जिसमें ये बटी? तो पहला था पश्चिम में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ। दूसरा था मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ। और तीसरा जो तंत्र था जिसमें यह नदी बटी, वो था पूर्व में ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियाँ। तो इस तरह से जो इंडो ब्रह्मा नदी थी, वो इन 3 तंत्रों में क्या हो गई, बट गई। ठीक है, तो इन्हीं तंत्रों के बारे में, इन्हीं के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा तंत्र क्या है, वो हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ। तो हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियों में 3 मुख्य तंत्र हैं, है ना। पहला है सिंधु नदी का तंत्र, या द्रोणी भी बोल सकते हो। दूसरा है गंगा नदी का तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंधु नदी का तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जो है, ये विश्व के, संसार के वृहत अपवाह तंत्रों यानी द्रोणियों में से एक है। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज नदियाँ क्या हैं बच्चों, शामिल हैं। तो सिंधु के साथ साथ इसमें इसकी 5 क्या हैं, सहायक नदियाँ भी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और ये सभी नदियाँ मिलकर सिंधु तंत्र का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। अब इन नदियों के बारे में हम 2-2 लाइन पढ़ लेंगे कि ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और कहाँ ये जाकर मिलती हैं। तो सिंधु नदी इस तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे मुख्य नदी है ना। तो सिंधु नदी की जो लंबाई है, कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है ना। और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। यानी इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, और भारत में केवल इसकी लंबाई कितनी है, 1114 किलोमीटर लंबी। तो सिंधु केवल भारत में ही नहीं बहती बच्चों, सिंधु नदी जो है वो आपकी भारत के साथ साथ, है ना, ये तिब्बत में, फिर भारत में, और फिर इस पाकिस्तान में बहती है। तो भारत में जो बहती, तो ये केवल भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, और तिब्बत से लेकर पूरा पाकिस्तान और अरब सागर में गिरने तक इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। अब चलते सिंधु नदी कहाँ से निकली, इसका उद्गम कहाँ से है। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है बच्चों, वो तिब्बत देश में है, और कैलाश पर्वत की श्रेणियों में, है ना, एक बोखरचू, है ना, बोखरचू एक जगह है, उसके निकट ये हिमनद से क्या होती है, निकलती है। आप इस मैप में भी देख सकते हो, ये है हमारा पूरा तिब्बत, और ये है हमारी सिंधु नदी। तो यहाँ कैलाश पर्वत के निकट, कैलाश पर्वत श्रेणी जो है उसके निकट ये आपकी एक हिमनद से क्या होती है, निकलती है। ठीक है, ये नदी जो है भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। ठीक, भारत में कहाँ बहती है, भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। तिब्बत के बाद ये भारत के जम्मू कश्मीर में बहती है, और फिर उसके बाद ये गिलगित होते हुए पाकिस्तान में आती है, और पाकिस्तान बहते हुए फिर ये अरब सागर में जाकर मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से सिंधु नदी इस तंत्र की बच्चों सबसे मुख्य नदी जो है वो मानी जाती है। इस तंत्र की दूसरी नदी कौन सी है, वो है झेलम। झेलम जो है बच्चों सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है ना। ये निकलती कहाँ से है, तो झेलम जो है वो पीर पंजाल की जो श्रेणियाँ हैं उनमें स्थित एक झरना है जिसका नाम है
वेरी नाग, है ना, वेरी नाग झरने से ये क्या होती है, निकलती है। और भारत में बहने के बाद ये पाकिस्तान में जब आती है तो यहाँ एक जगह है झंग, झंग के निकट ये चेनाब नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती। तो सिंधु के बाद ये है आपकी झेलम। तो झेलम का उद्गम कहाँ, वेरी नाग झील से ना, पीर पंजाल की श्रेणियों से, यानी भारत, जम्मू और कश्मीर। यहाँ से निकलने के बाद ये पाकिस्तान में आती है और झंग एक जगह है उसके निकट ये किससे मिल जाती है, आपकी चेनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा चेनाब नदी, सिंधु की दूसरी सहायक नदी चेनाब। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। और इस चेनाब नदी जो है वो दो सरिताओं के मिलने से बनती है। दो सरिता कौन सी हैं, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा सरिताओं के मिलने से बनती है, इसीलिए इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ये 1100 भारत में 1180 किलोमीटर तक क्या होती है, बहती है। चौथी नदी कौन सी है, वो है हमारी आपकी तीसरी नदी कौन सी, रावी। रावी जो है वो आपकी निकलती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। आप देख सकते हैं मैप में, ये है हमारी रावी नदी, है ना। रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है बच्चों यहाँ, तो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और फिर भारत में बहने, हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद ये फिर पाकिस्तान में आती है और फिर उसके बाद ये आगे जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। व्यास नदी सिंधु की चौथी सहायक नदी है व्यास। व्यास नदी का भी जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश में ही है और हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड है बच्चों। व्यास कुंड से जो है वो व्यास नदी क्या है, निकली है। ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश बहने के बाद ये पंजाब में आती है। पंजाब के मैदान में बहने के बाद ये हरीके एक जगह है, हरीके के पास ये सतलज नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो ये है आपकी रावी नदी, तो व्यास नदी। तो ये हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से निकलती है और फिर उसके बाद ये पंजाब में आती है और हरीके बांध के पास यानी इस जगह पर ये सतलज नदी से क्या मिल जाती है, सतलज से मिल जाती है। अब आखिरी जो है आपकी सिंधु की पांचवी सहायक नदी वो है सतलज। सतलज जो है ये सिंधु की पांचवी सहायक नदी है। ये भी बच्चों सिंधु के समान तिब्बत देश से निकली है और तिब्बत में ये मानसरोवर के निकट राक्षस ताल है बच्चों, वहाँ से निकलती है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आपके भारत में बहती है। भारत में बहने के बाद ये फिर आगे जाकर पाकिस्तान में सतलज नदी से क्या हो जाती है, ये है ना सतलज नदी जो है वो जाके आगे सिंधु से मिल जाती है। तो ये सिंधु और ये इसकी क्या है बच्चों, 5 सहायक नदियां हैं। तो सिंधु का जो ये अपवाह तंत्र है वो लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंधु और जो इसकी ये 5 सहायक नदियां हैं इनके अपवाह क्षेत्र को पंचनद क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता, पंचनद क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस अपवाह क्षेत्र का जो मुहाना है वो कहाँ है बच्चों, वो है अरब सागर में। इस अपवाह तंत्र का मुहाना कहाँ है, अरब सागर में। ये अरब सागर है, यानी सिंधु अपने 5 सहायक नदियों के साथ फिर मिलकर बहते हुए दक्षिण में अरब सागर में क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो ये हो गया हमारी हिमालयी अपवाह तंत्र का पहला नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा नदी तंत्र कौन सा है, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा है ना नदी तंत्र है, सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। लगभग 18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये तंत्र जो है, नदी तंत्र जो है वो फैला हुआ है। गंगा इस तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा के अलावा है बच्चों यमुना, चंबल, है ना, गंडक,
घाघरा, कोसी, रामगंगा, है ना, सोन, ये सब इसकी क्या है बच्चों, सहायक नदियां हैं। तो गंगा इस तंत्र की क्या है बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। जैसे सबसे पहले हम लोग गंगा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, है ना। तो गंगा जो है ये नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा का जो उद्गम है वो उत्तराखंड में है ना। और उत्तराखंड में कहाँ है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। और गंगोत्री हिमानी जो है वो उत्तराखंड में गोमुख नामक स्थान पर है। ये बच्चों गंगा नदी जो है वास्तव में जो उत्तराखंड में गोमुख है जहाँ, वहाँ पर ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और देवप्रयाग जो उत्तराखंड में ही है वहाँ ये अलकनंदा, भागीरथी जो है वो अलकनंदा से मिलती है। और फिर यहाँ इन दोनों के मिल जाने से फिर इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है बच्चों। आप देख सकते हो ये है मानचित्र में गंगा नदी, है ना, ये ब्लू कलर से मैंने दिखाया। गंगा की ये दो शाखाएं हैं, एक तो भागीरथी है और दूसरी क्या है, अलकनंदा। ये दोनों जब मिल जाती हैं देवप्रयाग में तो इसको फिर गंगा के नाम से जाना जाता है। इस गंगा का उद्गम कहाँ है, उत्तराखंड में है। किस हिमानी से, गंगोत्री हिमानी से। किस स्थान पर गंगोत्री हिमानी है, गोमुख नामक स्थान पर। इसकी कुल लंबाई कितनी है बच्चों, 2525 किलोमीटर, यानी गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अब आता है यमुना। गंगा की सबसे लंबी और सबसे प्रमुख सहायक नदी है यमुना। यमुना की जो लंबाई है बच्चों वो 1300 किलोमीटर है। यानी यमुना जो है अगर आप मैप में देखें तो गंगा के समांतर ही ये यमुना है, गंगा के समांतर ही लगभग 1300 किलोमीटर बहने के बाद इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद में ये गंगा से क्या हो जाती है, मिल जाती है। यमुना का भी उद्गम कहाँ है, तो उत्तराखंड में ही है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, ये यमुनोत्री हिमानी से निकली है। यमुना जो है वो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है। अब आता है उसके बाद चंबल। चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है। चंबल कहाँ से निकलती बच्चों, तो चंबल जो है वो मध्य प्रदेश में मालवा का जो पठार है बच्चों, मालवा के पठार में महू जगह है बच्चों, महू के निकट से चंबल नदी निकलती है। और ये यमुना की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। आप मैप में देख सकते हो ये चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश में ये मालवा का पठार है। तो मालवा के पठार में महू के निकट से निकलती है, उत्तर की ओर बहते हुए फिर, है ना, ये इटावा के करीब जो है वो चंबल नदी यमुना से क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। अब आता है गंडक। गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। गंडक का जो है ये नेपाल से आती है। गंडक जो है दो नदियों के मिलने से बनी, दो धाराओं के मिलने से बनी, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, इन दोनों के मिलने से गंडक का जन्म होता है, ठीक है। गंडक जो है नेपाल में हिमालय से निकलने के बाद ये भारत में प्रवेश करती है। और भारत में ये पटना के निकट, आप देख सकते हैं मैप में बच्चों, ये है गंडक नदी, ये है नेपाल। तो नेपाल से ये आती है, जहाँ इसको काली गंगा और दूसरी इसकी शाखा कौन सी है बच्चों, त्रिशूली, है ना, काली गंडक और त्रिशूली। तो काली गंडक और त्रिशूली के मिलने से ये नदी बनती है और उसके बाद ये भारत में आती है और पटना के करीब ये गंगा से क्या हो जाती है, मिल जाती है। घाघरा नदी, ये भी गंगा की सहायक नदी है बच्चों। घाघरा कहाँ से निकली है, तो ये निकलती है मापचा चुंगो हिमनद से, मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है और फिर ये भारत में प्रवेश करती है। आप देख सकते हो ये घाघरा नदी है ना।
तो घाघरा जो है ये भी नेपाल में आती है, नेपाल से आती है। यहाँ हिमालय के मापचुंगो हिमानी से निकलने के बाद ये भारत में आती है और भारत में उत्तर प्रदेश में बहने हुए आदि ये बिहार में आरा के निकट जो है वो गंगा से मिल जाती है ना। बिहार में एक सॉरी छपरा के निकट ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है। कोसी नदी, कोसी भी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है वो तिब्बत देश में हुआ है ना, और तिब्बत में ये एवरेस्ट के उत्तर, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में इसका उद्गम है। ये भी नेपाल में बहती है और नेपाल में बहने के बाद ये बिहार में प्रवेश करती है और फिर गंगा नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। बच्चों, गंगा कोसी जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है और बिहार में भारी बाढ़ के कारण ये तबाही मचाती है ना, तो कोसी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए हर साल बदलती है अपना मार्ग, तो मार्ग परिवर्तन के लिए ये जानी जाती है। रामगंगा, ये भी गंगा की सहायक नदी है और ये उत्तराखंड में गढ़वाल की पहाड़ियों से निकली है और उत्तर प्रदेश में ये कन्नौज के निकट गंगा नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है। तो रामगंगा भी गंगा की सहायक नदी है। दामोदर नदी, दामोदर जो है वो हुगली से मिलने वाली इसकी सहायक नदी है और हुगली जो है वो गंगा में जाकर मिलती है। दामोदर जो है वो अपने बाढ़ के लिए जानी जाती है। इसको बंगाल का शोक कहा जाता था, है ना। और ये छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग में जो है वो बहती है। यहाँ आप मानचित्र में दिखा दूँ मैं आपको, तो ये है आपका ना, ये है इधर आपकी ये दामोदर नदी है ना। तो दामोदर जो है वो आपकी हुगली की सहायक नदी है और हुगली जो है वो गंगा में जाकर मिलती है। तो अब आता है हमारा शारदा या सरयू नदी। शारदा या सरयू नदी जो है वो नेपाल में हिमालय से निकली है और कौन से हिमनद से, मिलाम हिमनद से ये निकलती है और भारत नेपाल सीमा के साथ बहती है और आगे जाकर ये घाघरा नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो ये है बच्चों आपकी शारदा या सरयू नदी। तो ये आपकी नेपाल में हिमालय से निकली है, मिलाम हिमनद से, और उसके बाद देख रहे हैं आप नेपाल में बहने के बाद ये यूपी में आती है और फिर उसके बाद आगे ये जाकर घाघरा नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। सोन गंगा की सहायक नदी है और ये गंगा के दक्षिणी तट पर बहती है ना, और अमरकंटक की पहाड़ियाँ या पठार से ये निकलती है और बिहार में पटना के पश्चिम में आरा के निकट ये गंगा नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती। तो मैप में आपको मैं सोन नदी दिखा दूं, ये है सोन नदी है ना। तो ये अमरकंटक, मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठार से निकलने के बाद ये बहती है आपके उत्तर की ओर और यहाँ बिहार में यहाँ आरा के निकट जो है वो गंगा नदी से मिल जाती। तो ये गंगा के दक्षिणी तट पर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी जो है वो मानी जाती है। तो ये हो गया बच्चों गंगा नदी तंत्र। तो गंगा और उसकी ये सहायक नदियां हैं। अब चलते हैं हमारे हिमालयी जो नदियां हैं उनका तीसरा जो तंत्र है नदी तंत्र, वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी इस तंत्र की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी बच्चों कैलाश पर्वत में, तिब्बत में कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है ना, और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है।
यहाँ बहने के बाद ये तिब्बत बहने के बाद आप देख सकते हैं ये है हमारी सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र, और ये है तिब्बत। तो मानसरोवर कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर से निकलती है और फिर उसके बाद तिब्बत बहती है, यहाँ इसको सांगपो बोलते हैं। फिर यहाँ आती है, यहाँ भारत में यहाँ नमचा बरवा पर्वत है, यहाँ से ये मोड़ बनाकर है ना भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में आती है, जहाँ दिहांग के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद ये नदी आती है आपके असम के मैदान में, है ना, और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और फिर उसके बाद ये नदी असम बहते हुए बांग्लादेश में आती है। बांग्लादेश में जब आती है तो इसको यहाँ पर है ना जमुना के नाम से जो है वो जाना जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तीस्ता नदी जो है वो इसके दाहिने किनारे पर क्या होती है आकर मिलती है ना। अंत में ये पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है गिर जाती है और संसार का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है बनाती है, जिसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। एक बात और बता दूं बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम के मैदान में कई सारे नदी द्वीपों का निर्माण करती है। इन नदी द्वीपों में सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया वो है माजुली द्वीप, है ना। गंगा के समान ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें बूढ़ी दिहांग है, धनसारी है, सुबनसिरी है, कामेघ है और मानस इसकी प्रमुख क्या हैं बच्चों सहायक नदियां हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारे हिमालयी है ना नदियों का अपवाह तंत्र। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग प्रायद्वीप अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।